यस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा, जैसा कि आप हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप पठित काव्यांश, आप पठित काव्यांश, देखिए पठित काव्यांश तो जो आपने पढ़ लिया किताब में, जो आपने पुस्तक में पढ़ लिया, और अपठित काव्यांश, आज हम अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ते हैं कि अपठित काव्यांश क्या है। वो काव्यांश होता है, काव्यांश मीन्स काव्य का अंश, वो काव्य का अंश, पूरी कविता नहीं, उस कविता में से कुछ पार्ट, उस कविता का कुछ अंश, जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है। जो आपकी बुक है आरोह भाग 2, उसमें से ये नहीं पढ़ा आपने किसी भी पाठ में, उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। परीक्षा में इन काव्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी के अंदर इस कविता का, जो कविता का अंश दिया है, काव्यांश दिया है या पद्यांश दिया है, उसमें से विद्यार्थी किस प्रकार से, कितना उसके अंदर भाव ग्रहण क्षमता, भाव ग्रहण करने की कितनी उसके अंदर कितना ज्ञान है, ये मूल्यांकन किया जाता है, ये एनालाइज किया जाता है। ओके। परीक्षा में प्रश्न का स्वरूप, परीक्षा में विद्यार्थियों को अपठित काव्यांश दिया जाएगा, जो अब परीक्षा होगी उसमें भी आपको आएगा। उस काव्यांश से संबंधित 5 प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और कुल प्रश्न 5 अंक के होंगे, 5 नंबर के होंगे। और जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उनके 4-4 उत्तर होंगे, 4-4 ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, उसमें से आपको उचित विकल्प चुनना होगा। ओके। अब पद्यांश संबंधी सामान्य बातें क्या है, देखिए पद्यांश को, पद्यांश को ही आप ये सोचो कि पद्यांश क्या होता है और काव्यांश क्या होता है, दोनों एक ही बात है। पद्यांश को ही काव्य कहा जाता है, काव्यांश कहा जाता है। काव्य का स्तर, विचार, भाषा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से क्या होते हैं, आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप ही होते हैं। जैसा आपका स्टैंडर्ड है, जैसी आपकी कक्षा है, उसके अनुसार ही काव्यांश होता है। काव्यांश का स्वरूप साहित्यिक, वैज्ञानिक और विवरणात्मक भी होता है। साहित्य से रिलेटेड भी होता है, विज्ञान से रिलेटेड भी होता है और विवरण से रिलेटेड भी, संबंधित भी होता है। पद्यांश को ध्यान पूर्वक तथा समय की बचत करते हुए पढ़ना चाहिए। समय की बचत का मतलब ये है कि आपको पूरा पेपर करना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो नहीं है, पूरा पेपर है, पूरे पेपर के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो पद्यांश को ध्यान पूर्वक और समय की बचत करते हुए पढ़ो और उसकी विषय वस्तु और केंद्रीय भाव जानने का प्रयास करना चाहिए। ओके। जो भी उसकी विषय वस्तु है उस पद्यांश में, उस काव्यांश में दी गई है, उसका और उसका मेन भाव क्या है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। जिस विषय के बारे में कई बार बात पद्यांश में की जाए वो उसका केंद्रीय भाव हो सकता है। जिस चीज के बारे में, जिस किसी भी विषय के बारे में बार बार उस काव्यांश में, पद्यांश में बार बार बात की जाए तो वो उसका केंद्रीय भाव हो सकता है, वो ही उसका मुख्य भाव हो सकता है। जो तथ्य आपको पद्यांश पढ़ते हुए महत्वपूर्ण लगता है, जो भी आपको बात इसमें पद्यांश में, काव्यांश में, कविता के अंश में पढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लगती है, उसको आप पेंसिल से क्या करेंगे, रेखांकित भी कर लें। इससे क्या होगा, आपका जो समय है वो बच जाएगा, बार बार पढ़ते हुए आपका उसके ऊपर ध्यान जाएगा। और प्रश्नों के सही उत्तर को ध्यान पूर्वक चिन्हित करें। प्रश्न नीचे दिए हुए उनको भी आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है,
और एक बार नहीं समझ आए तो आप पद्यांश को दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही आपको उसका केंद्रीय भाव और जो प्रश्न दिए उनके उत्तर समझ में आएंगे। और दूसरा बेटा कि जो पद्यांश के नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को भी आप, पद्यांश एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में आप उन प्रश्नों को भी पढ़िए, यानी कि प्रश्न बाद में पढ़ेंगे। फिर जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो आपने जो प्रश्न पढ़े हुए हैं उन प्रश्नों से रिलेटेड, उनसे संबंधित उत्तर आपके दिमाग में आ जाएंगे। आपको पता भी लगेगा कि हाँ मैंने अभी ये पद्यांश पढ़ा और ये नीचे मैंने इसके प्रश्न पढ़े हैं। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको पद्यांश में से उत्तर चुनने में सहायता मिलेगी। जो तथ्य, दोबारा से सुनिए, जो तथ्य आपको पद्यांश पढ़ते हुए महत्वपूर्ण लगे उन्हें रेखांकित अवश्य करें और इससे आपका समय आवश्यक रूप से बचेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पद्यांश काव्य की पंक्तियां देखी और एज इट इज आपने क्वेश्चन पढ़ लिए और आंसर मन मर्जी से दे दिए, तो बेटा फिर करेक्ट आंसर चुनना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट आंसर चुनने के लिए, उचित आंसर चुनने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ना होगा और महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करिए पेंसिल से। प्रश्न के सही उत्तर को ध्यान पूर्वक चिन्हित करें, टिक करें। जो भी प्रश्न का उत्तर है जो भी प्रश्न का उत्तर है उसको अच्छे तरीके से टिक करेंगे। आपको अगर 4 ऑप्शंस दिए उसमें से उसका उत्तर, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, जितने भी ऑप्शन दिए उनको बार बार पढ़ो, क्योंकि किसी में बिल्कुल जरा जरा सा डिफरेंस होता है, किसी किसी आंसर में कहीं पर ना लिख दिया, कहीं पर हाँ लिख दिया, तो उसमें आप देखकर ध्यान पूर्वक, मतलब कि बच्चों को हर वर्ड को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जो भी ऑप्शंस दिए हुए, जो भी विकल्प दिए हुए हैं। उत्तर पद्यांश पर आधारित होना चाहिए, कल्पनात्मक उत्तर नहीं होना चाहिए, अपनी कल्पना से नहीं होना चाहिए, अपनी इमेजिनेशन से नहीं होना चाहिए कि अपनी तरफ से लिख दिया उत्तर। उत्तर जो भी दिया है, चाहे वो सिंपल लैंग्वेज में दिया है, साधारण भाषा में दिया है, वो पद्यांश पर आधारित होना चाहिए। जो आपको पद्यांश दिया गया, इधर उधर की बातें उसमें नहीं ऐड करनी चाहिए। पद्यांश में दी गई जानकारी को सही मानते हुए सही उत्तर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो पद्यांश में दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है विषय, उस जानकारी को सही मानते हुए सही उत्तर आपको देना चाहिए। ओके, प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित वाक्य के साथ सही बैठ रही है। जो आप आंसर चूज करने जा रहे हैं, जो आप आंसर टिक करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि ये आंसर जो है, जो विकल्प मैंने चयन किया है, जिस विकल्प का मैंने जिस विकल्प को चुना है आंसर के लिए, वो जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी प्रश्न दिया गया है, क्या उससे संबंधित वाक्य के साथ सही बैठ रहा है। आप बार बार उसको ध्यान पूर्वक देखकर ही उसका आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, देखिए पद्यांश का उदाहरण, एक छोटी सी कविता। आज हम एक छोटी सी कविता है, मैंने इसीलिए अभी आपका पहला ही ये अभ्यास है तो मैंने छोटी सी कविता आपके सामने रखी है। क्या करोगे अब, इसका शीर्षक है। समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्व सहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, ना वाणी साथ है, ना पानी साथ है, ना कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है,
कहीं चले जाओ, विनती नहीं है, वायु प्राणप्रद, आंध कर आदमी सब जग से गायब है। एक बार हमने ये कविता पढ़ी, अब बिल्कुल आराम से पढ़े कविता, मन में, वहां तो आपको बोल बोल कर नहीं पढ़नी, एग्जामिनेशन हॉल में तो मन मन में पढ़नी है। अब देखिए इसका प्रश्न, जैसे कवि ने धरती के बारे में क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है, आसमान की तुलना किससे की गई है। चौथा प्रश्न है, प्राण दान का तात्पर्य है। और पांचवा प्रश्न है, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। 5 प्रश्न है आपके सामने, आपने प्रश्न भी पढ़ लिए। अब भी कविता के बारे में हमें कुछ नहीं समझ में आया। सिर्फ एक बार पढ़ने से कहाँ समझ में आ सकता है, आप उसको दोबारा पढ़ें। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको इतना समय होता है, बजाय इसके कि इधर उधर देखने के। समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्व सहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा। जब समय से प्यार नहीं और सबकी सहारा, सबका सहारा पृथ्वी का कोई आधार नहीं, ना वाणी साथ है, ना पानी साथ है, ना कहीं प्रकाश है स्वच्छ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले, एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ, विनती नहीं है, वायु प्राणप्रद, आंध कर आदमी सब जग से गायब है। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, धरती के बारे में क्या कहा है, यहाँ पर कौन सा वर्ड धरती के बारे में यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। रत्न गर्भा है, आधारशिला है, सर्व सहा है और माँ है। कौन सा शब्द इसमें से आप बता सकते हो। अभी आपने भी कविता पढ़ी है, अगर यही आपको प्रश्न अपने एग्जाम में, परीक्षा में करना हो, तो आप कौन सा आंसर इसके लिए चुनेंगे। यस, गिव मी आंसर, जल्दी से बोलिए। अभी आपने कविता पढ़ी है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। दक्षिता, अहान, जल्दी बोलो बेटा। कवि ने धरती के बारे में, देखो, रत्न गर्भा तो कहा नहीं, आधारशिला नहीं कहा, मां नहीं कहा। अभी आपने कविता में पढ़ा है सर्वसहा, सब कुछ सहने वाली। धरती माँ सब कुछ सहती है। धरती पर कितना बोझ है, कितना हम सब कुछ, जैसे भी अच्छे कर्म बुरे कर्म जैसा भी हम हैं, वो सब क्या है, धरती पर ही तो है। सर्वसहा, सब कुछ सहने वाली, ये धरती माँ के लिए कहा गया, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो आप जब OMR शीट में इसका आंसर टिक करेंगे तो फर्स्ट का थर्ड सी में आप आंसर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। आदम कद, आदम कद आदमी से तात्पर्य है, आदम कद आदमी से तात्पर्य है मानवीयता से भरपूर आदमी, ऊंचे कद का आदमी, संपूर्ण मनुष्य और सामान्य आदमी। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य होगा, बता सकते हो। है, आदम कद आदमी से तात्पर्य है ऊंचे कद का आदमी, नो। संपूर्ण मनुष्य नहीं, सामान्य आदमी ये भी नहीं, मानवीयता से भरपूर आदमी, जिसपे ह्यूमैनिटी है, मनुष्यता है, मनुष्यता से भरपूर आदमी, जो वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है, वो आदमी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आसमान की तुलना किससे की गई है। अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल चारों ऑप्शंस देखते हुए एकदम दिमाग में आ रहा है, जैसे कविता की पंक्तियां हमारे माइंड में आती है। आसमान की तुलना किससे की गई है, समुद्र से, नीली झील से, पतंग से, गंदगी बरसाने वाले थैले से, किससे की गई है, कोई बता सकता है मुझे।
देखो, समुद्र से नहीं की गई, कविता में कहीं नाम नहीं आया। नीली झील से नहीं की गई, पतंग से नहीं की गई, गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है। अभी आपने कविता में ये रीड आउट किया है, तो फिर बेटा आप समझ सकते हैं आंसर। प्राण दान का तात्पर्य है, प्राण दान प्राणों को पूर्ण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, प्राणों को प्रणाम करने वाला, प्राणों को छीन लेने वाला। क्या है प्राण दान? प्राणों को दान जो देता है, प्राण दान करने वाला कौन है? प्राण प्रदान करने वाला प्राण दान है। प्राण प्रदान करने वाला, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। ओके, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ो। प्राणों को पूर्ण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, देखो प्राण दान, प्राण प्रदान, प्राण देने वाला, प्राणों को प्रणाम करने वाला, प्राणों को छीन लेने वाला। पूरे तो ध्यान से पढ़ो। कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं, क्यों दूर जाना चाहते हैं? किसी के पास बात करने का समय नहीं है, और किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है, और क्या है, किसी को प्यार करने का समय नहीं है, किसी को गप मारने का समय नहीं है। यहाँ पर कवि ने क्या, इसका आंसर क्या है? कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है। इतने सब बिजी हैं, इतने सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, किसी को भी 2 क्षण बैठने का भी समय नहीं है। कभी समय से कब कतराना चाहते हैं कि आज किसी के भी पास समय नहीं है, 2 क्षण भी बैठने का समय नहीं है। ये इसका क्या है? राइट आंसर होगा। ओके, यस, इसका अब मैंने कह दिया इसका राइट आंसर होगा कि, तो आपने समझा राइट आंसर होगा। आपने, किसी ने भी नहीं बोला कि मैम, देखो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बार बार पढ़िए। किसी के पास बात करने का समय नहीं, किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं, किसी को प्यार करने का समय नहीं, और किसी को गप मारने का समय नहीं। क्या आपको ये सही लगा? मैंने कह दिया किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं, हम बैठकर गप्पे तो बहुत मारते हैं, बैठते हैं बहुत, फिर हमने कैसे इस आंसर को राइट कह दिया? बताओ, कैसे हमने राइट कह दिया इस आंसर को? कोई बता सकता है मुझे? अभी एक क्षण मैंने ये कहा कि किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं, ये आंसर इसका राइट है। कैसे इसका आंसर ये राइट है? अब मैं दोबारा से इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है ये तो राइट नहीं हो सकता। क्यों? आज जिंदगी में, आज जीवन में किस चीज की कमी है? बैठने के लिए तो बहुत फुर्सत है सबके पास, बातें करने की बहुत फुर्सत है, लेकिन किसी को प्यार करने का समय नहीं है, किसी से प्रेम के 2 बोल बोलने का समय नहीं है, गप्पे मारने का समय बहुत है। यहाँ गलत है ये, किसी को गप मारने का समय नहीं, किसी से प्यार करने का समय नहीं है। आज दुनिया में एक बच्चा जो है वो भी अपने पेरेंट्स से प्यार के लिए समय मांगता है। कैसा कि जब मान लो पेरेंट्स वर्किंग है, काम करते हैं, तो उन पेरेंट्स को बच्चे के साथ बैठने का, प्यार करने का समय जो है वो भी बहुत कम मिल पाता है। बच्चे को भी अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ किसी को प्यार करने का समय नहीं है। यहाँ पर कवि ने ये हमें समझाया है। अब ये नहीं कि एकदम से बस हमने ये कहा कि किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं तो हमने राइट आंसर लगा दिया। उसे दोबारा पढ़े, अगर हमें डाउट है तो हम उस पंक्ति को दोबारा पढ़ें। आप कविता को पढ़कर देख सकते हो दोबारा से। यहाँ पर देखिए कविता में क्या दिया गया है, ना कहीं प्रकाश है, ना कहीं वाणी साथ है, ना पानी साथ है। ये देखिए, विनती नहीं है, वायु प्राण आंध कर आदमी सब जग से गायब है। सब मानवीयता, मनुष्यता सब जग से गायब है, कोई किसी को प्यार नहीं करने का समय पा रहा है। कहने का मतलब ये है। इसलिए पंक्तियों को बार बार पढ़कर ही आप अपने आंसर, राइट आंसर पर टिक करें। तो आज की कक्षा बेटा इतनी, और कल हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा।